मान्यवर जगदेवराव जी, मान्यवर सप्रे जी, उपस्थित प्रतिनिधि बंधुगण, भगिनीगण, मुझे यहाँ कुछ न कुछ बोलने के लिए बताया गया है। सुबह 2 भाषण हुए, जगदेवराव जी के, सप्रे जी के, और अब मैं बोल रहा हूँ। लेकिन पहले 2 भाषण और मेरा भाषण, इसमें एक अंतर है। पहले 2 भाषण ऐसे व्यक्तियों के थे जिन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम के लिए जीवन भर प्रत्यक्ष कार्य किया है, और अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने वनवासी कल्याण आश्रम के लिए कोई काम नहीं किया। हाँ, कभी कभी आपने बुलाया तो भाषण देकर भाग गया। प्रत्यक्ष काम न करते हुए जो भाषण देता है, उसके भाषण को हमारे विदर्भ में बकवास कहा जाता है। तो खैर, आप वो शब्द तो नहीं लगाएंगे, किंतु दोनों में गुणात्मक अंतर है। प्रत्यक्ष कार्य कुछ नहीं, किंतु हाँ, निरीक्षण रहा है। और निरीक्षण वनवासियों के जीवन का रहा है, वनवासी कल्याण आश्रम का रहा है, वनवासियों में काम करने वाले कार्यकर्ताओं का रहा है। निरीक्षण करते आ रहा हूँ। 1950 में मेरे पास इंटक का काम था, INTUC। उस समय वर्धा वैली और पेंच वैली के कोयला खदानों का अध्यक्ष मैं था। उस नाते मैं दौरा करता था। वर्धा वैली में कोयला खदानों में वनवासी मजदूर थे। उनकी बहुत ही गरीबी की अवस्था थी, दयनीय अवस्था थी। ठीक खाने पीने को नहीं है, बच्चों को पिलाने के दूध नहीं है, झोपड़ी भी नहीं है, एक पालो ऊपर है, वो भी हवा का झक्कोर आते उड़ जाता है। मैं वापस आया तो परम पूज्य ने, गुरु जी ने पूछा, हर समय पूछते थे कि क्या देख कर आए। तुमने कहा भी ऐसी ऐसी स्थिति है। तो गुरु जी ने कहा कि ऐसा है कि मजदूर यूनियन ने उन मजदूरों की सबसे ज़्यादा चिंता करनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा गरीब है। जैसे एक माँ को 4-5 बच्चे हैं, किंतु जो बच्चा सबसे दुबला पतला बीमार रहने वाला है, उसकी चिंता माँ ज़्यादा करती है, हालांकि सबके साथ प्रेम है ही। वैसे सबसे गरीब लोगों की चिंता यूनियन ने करनी चाहिए। ऐसी एक बात गुरु जी ने कही। खैर, उसके बाद भारतीय मजदूर संघ का 1955 में निर्माण हुआ। तो सभी कार्यकर्ताओं से हम कहते थे, हमारा काम तो बहुत छोटा था, आज नंबर 1 पर होगा, लेकिन उस समय कोई काम ही नहीं था। तो भी ग्रामीण मजदूर और वनवासी मजदूरों की अवस्था के विषय में पूरी जानकारी लानी चाहिए, ऐसा सोचा। 1969 में उस समय के राष्ट्रपति VV गिरी को हमने जो मेमोरेंडम दिया था, उसमें वनवासी लेबर यह एक अलग चैप्टर था। राष्ट्रपति ने वो देखा, VV गिरी ने, बाकी चर्चा हुई। वैसे ये पन्ना जब पलटा, वनवासी लेबर, उन्होंने पढ़ा नहीं, लेकिन पूछा कि आपके वनवासियों में यूनियन है क्या? उन्होंने कहा नहीं, यूनियन नहीं है। तो आपने ये लिखा है? उन्होंने कहा अध्ययन करके लिखा है। बोले ये ध्यान में रखो कि शहर के मजदूरों को संगठित करना आसान है, गांवों के मजदूरों को संगठित करना कठिन है, वनवासी मजदूरों को संगठित करना सबसे कठिन है। ये बात तुम ध्यान में रखो, ऐसा राष्ट्रपति VV गिरी ने उस समय कहा था। उसी समय एक व्यक्ति के साथ हमारा
पुराना संबंध रहा था। उनका नाम था चिंचालकर। प्रारंभ में दक्षिण में जो लोग गए उनमें मद्रास में प्रत्यक्ष शाखा शुरू करने का काम चिंचालकर जी ने किया था। बकिंगहैम एंड कर्नाटिक मिल्स के कपड़ा मिल मजदूरों की यूनियन उन्होंने बनाई। सारे हिंदुस्तान में मजदूरों की वो पहली यूनियन थी जो मद्रास में शुरू हुई। बाद में कुछ पारिवारिक और स्वास्थ्य विषयक शिकायतों के कारण वो प्रचारकत्व से रिटायर हो गए और बाद में उन्होंने हमेशा समाज सेवा की इच्छा होने के कारण भारतीय आदिम जाति सेवा संघ ज्वाइन किया था। ठक्कर बापा का है भारतीय आदिम जाति सेवा संघ। उनके साथ हमारा हमेशा संबंध रहता था। उनके कारण बाकी उनके भारतीय आदिम जाति सेवा संघ के जो बाकी कार्यकर्ता उनसे भी परिचय, कुछ गपशप वगैरह लगाते थे। चिंचालकर जी भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी बन गए। उस समय मोरारजी भाई देसाई अध्यक्ष थे। मोरारजी भाई जब अध्यक्ष पद से रिटायर हो गए तो चिंचालकर जी को प्रेसिडेंट के नाते उन्होंने उनका नाम सुझाव दिया और वो बाद में अध्यक्ष हो गए। अब चिंचालकर जी ने जब भारतीय आदिम जाति सेवक संघ ज्वाइन किया उसके बाद गुरु जी से मिलने आए थे। सारी चर्चा हुई तो उसमें उन्होंने एक बात बताई। उन्होंने कहा कि ठक्कर बापा तो वास्तव में हृदय से सबसे प्रेम करने वाले, केवल वनवासी ऐसा नहीं, हृदय से सबके साथ, गरीबों के साथ प्रेम करने वाले। और महात्मा जी के कहने पर ठक्कर बापा ने वनवासियों में काम शुरू किया था। हम लोग आग्रहपूर्वक वनवासी शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजों ने और बाकी लोगों ने आदिवासी शब्द चलाया था। हम लोग आदिवासी शब्द में विश्वास ही नहीं रखते। हम कहते हैं कि हम सब यहाँ के आदिवासी हैं, केवल वनवासी नहीं, जितने हम हैं वो सब यहाँ के आदिवासी है। तो आदिवासी नहीं, वनवासी शब्द का हम प्रयोग करते हैं। तो उनके लिए जब काम शुरू किया महात्मा जी के कहने पर, उसके बाद स्वातंत्र्य मिला। अब स्वातंत्र्य मिलने के बाद सरकार जिनके हाथ में आई वो गांधी जी के शिष्य कांग्रेसी थे। ठक्कर बापा, सर्वोदयी लोग, ये भी गांधी जी के शिष्य थे। मानो गांधी जी के दो प्रवाह थे, एक राजनीति में, एक रचनात्मक कार्य में। तो जो राजनीति में थे उनको स्वाभाविक रूप से लगा कि अपने गुरु भाई है, उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उन्होंने सर्वोदयवादियों को भी काफ़ी सहायता की और ठक्कर बापा को भी सहायता की। दोनों ने सहायता का स्वीकार किया। चिंचालकर जी ने ये बात गुरु जी को बताई। गुरु जी ने कहा कि भाई आज तो ठीक है, देने वाले ने सारी सहूलियत, पैसा वगैरह जो दिया वो सद्भावना से ही दिया है, लेने वाले ने सद्भावना से ही लिया है। किंतु मनुष्य स्वभाव ऐसा है, साइकोलॉजी, मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि आगे चलकर इसके दुष्परिणाम निकल सकते हैं। यहाँ तक इतनी केवल बात कही। चिंचालकर जी के मृत्यु के पश्चात नागपुर में उनका सत्कार करने के लिए जिन दो संस्थाओं ने पहल की थी उसमें वनवासी कल्याण आश्रम, यह भी संस्था थी। यह उल्लेखनीय बात है। वनवासी क्षेत्र में काम करने वाले अपने कुछ स्वयंसेवक भी रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से, संस्था के रूप में नहीं थे, व्यक्तिगत रूप से। प्रमुख रूप से इसमें और सर्वप्रथम, प्रमुख रूप से और सर्वप्रथम नाम जिनका आता है वो है माननीय बाला साहेब देशपांडे।
जो वनवासी कल्याण आश्रम के संस्थापक है। अब संयोग की बात है कि मैं और बाला साहब देशपांडे हम एक ही गांव के हैं, आरवी के हैं, एक ही शाखा के स्वयंसेवक रहे हैं, किंतु उस समय हमें कोई समाज सेवा वगैरह की कल्पना नहीं थी। बाला साहब के मन में सारी बातें थी, किंतु दोनों एक ही गांव के एक ही शाखा के हैं, इतना ही केवल यहाँ पता नहीं लायक है। जिस समय में प्रचारक बना नागपुर में, उस समय नागपुर जिला संघ चालक बाला साहब देशपांडे के भाई एस.के. देशपांडे एडवोकेट थे, और 1 साल तक जो विस्तार कार्य हमारे शाखा को दिया गया था नागपुर जिले में, भूगांव, बड़ौदा, गुमथा वगैरह, तो वो एस.के. देशपांडे के नेतृत्व में विस्तार कार्य करने का मौका मिला। यह और एक नज़दीक लाने वाली बात हो गई। एक विशेष परिस्थिति में कल्याण आश्रम का निर्माण हुआ, ये बात सही है, और उसका पूरा विवरण हमारे सप्रे जी ने सुबह दिया है। उसमें रविशंकर जी शुक्ला का नाम आता है। उनके बारे में कुछ न कुछ बोलना यह कृतज्ञता के नाते भी आवश्यक है, ऐसा मैं समझता हूँ। रविशंकर जी शुक्ला कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, किंतु उस समय कांग्रेस में 2 धड़े थे। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेक्युलरिज्म के नाम पर हिंदुत्व का विरोध करने वाला एक धड़ा पंडित नेहरू के नेतृत्व में था, और हिंदुत्व का समर्थन करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके नेतृत्व में थे। और मैं समझता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का वर्चस्व यदि कांग्रेस में हो जाता तो शायद भारतीय जनसंघ निकालने की आवश्यकता न पड़ती। इस तरह से हिंदुत्ववादी लोग, पुरुषोत्तम दास टंडन, द्वारका प्रसाद मिश्रा, कई हिंदुत्ववादी लोग उस धड़े में थे। रविशंकर जी शुक्ला भी उसी धड़े में थे। गुरुजी के पिताजी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे, और गुरुजी के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे। एक बार ऐसा हुआ, सुबह बताया या नहीं पता नहीं, जनसंघ में, और ऐसा आरोप लगाया गया कि भाई जनसंघ को संघ डोमिनेट करना चाहता है। अब ये अखबार में आया। दूसरे दिन गुरुजी शुक्ला जी से मिलने गए। संबंध तो बहुत अच्छे थे। शुक्ला जी ने कहा कि क्यों गोलवलकर जी, आपके ऊपर आरोप किया गया है, ये क्या है? बोले आरोप ये किया गया कि आप जनसंघ को डोमिनेट करना चाहते हैं। गुरुजी ने कहा, हम जी इतनी शाखाएं चला रहे, सब कुछ हो रहा है, हजारों लोग आते हैं, तो हम केवल तालियां बजाने का काम करेंगे क्या? ये तो बात सही है कि हम जनसंघ को डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन ये अर्ध सत्य है। सच्चाई यह है कि हम सब पार्टियों को डोमिनेट करना चाहते हैं, कांग्रेस को भी डोमिनेट करना चाहते हैं। मजाक में बोला, और फिर कहा कि लोग तो कह रहे हैं कि आज भी मध्य प्रदेश में आरएसएस का राज है, माने रवि शंकर शुक्ला, तो आरएसएस का ही राज मध्य प्रदेश में है, ऐसा आज भी लोग कहते हैं। संबंध बहुत अच्छे थे। कितने अच्छे थे इसकी कल्पना अभी जो राजनीति में और कटुता आती है, परस्पर विरोध आता है, इसके कारण अंदाज नहीं कर सकते। जनसंघ के निर्माण के बाद मुझे सेक्रेटरी बनाया गया था, ऑर्गेनाइजिंग, इलेक्शन आया, और महासमुंद कॉन्स्टिट्यूंसी से शुक्ला जी खड़ी थी। तो वहाँ जाकर कांग्रेस के और शुक्ला जी के खिलाफ भाषण देना, यह भी काम मुझे करना पड़ा। कांग्रेस जीत गई, वो चीफ मिनिस्टर हो गए। उसके बाद नागपुर में हिंदुस्तान समाचार, यह नई वृत्त संस्था शुरू हुई, और उसके दफ्तर का उद्घाटन किसने करना, यह चर्चा हुई।
तो लोगों ने कहा भाई कोई अच्छे व्यक्ति के हाथ से करो, बड़े व्यक्ति के। बड़ा व्यक्ति कौन हो सकता है? तो किसी ने कहा चीफ मिनिस्टर, किसी ने कहा चीफ मिनिस्टर क्या आएगा, अपने लोगों ने तो उनका विरोध किया है। गुरुजी ने मुझे कहा कि तुम्हारा पुराना संबंध भी है, तुम जरा जाके पूछो, सीधे बताओ कि भाई हिंदुस्तान समाचार हमारी संस्था है, उसके कार्यालय का उद्घाटन करना है। मैं गया, हमने हंसते हंसते कहा, क्योंकि हमेशा हम जाता ही था मैं पहले। हमने कहा दद्दा एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। अरे भाई, बोले क्या प्रार्थना लेकर आए हैं, तुम तो इलेक्शन के समय हमको गाली देते थे। हमने कहा दद्दा आप जानते हैं कि नाटक सारा होता है पॉलिटिक्स में, इसको ज़्यादा सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं। अच्छा, बोले क्या बात है? हमने कहा आरएसएस की संस्था हिंदुस्तान समाचार, इसके कार्यालय का उद्घाटन है, आपसे प्रार्थना है कि आप आ जाइए। शुक्ला जी ने कहा कि गोलवलकर गुरुजी ने कहा है क्या? हमने कहा हाँ। तो बोले मैं आता हूँ। सेक्रेटरी को बुलाया, डेट दी, उस डेट पर वो आ गए और सबको आश्चर्य हुआ कि वो किस तरह से वहाँ पहुँच गए। कहने का मतलब है कि उस समय जो संबंध थे, संबंधों का स्वरूप बिल्कुल भिन्न ऐसा रहता था। आज के परिस्थिति में उस समय के संबंधों का विवरण करना बड़ा कठिन है। उदाहरण के लिए मैं केवल बताता हूँ, क्योंकि यह आक्षेप बार बार आता है और उसके बारे में बोला नहीं जाता, इसलिए जाते ही जाते अनुषंग से मैं उसका उल्लेख करता हूँ। कांग्रेसी आज के कहते हैं कि जिस समय स्वातंत्र संग्राम चल रहा था, उस समय ये संघ वाले कहाँ छिप गए थे, इन्होंने क्या किया? अब ये पूछना, यानी उस समय की परिस्थिति क्या थी उसके बारे में या तो जानकारी नहीं है या ज्ञान है, और जानकारी होगी तो यह ढोंगीपन की बात है, स्पष्ट होता है। इसका कारण आप ध्यान में रखिए। और ये प्रश्न आता है कि 1937 तक कांग्रेस यह पार्टी नहीं थी। 1937 तक कांग्रेस यह सबका मिलकर प्लेटफॉर्म था। स्वातंत्र्य के इच्छुक, अंग्रेजों को निकालने के पक्ष में जितने लोग थे, सब तरह के लोग थे। कट्टर हिंदू थे, कट्टर मुसलमान थे, कट्टर सोशलिस्ट थे, कुछ समय तक कम्युनिस्ट थे, बिरला वगैरह ये लोग भी उसमें थे। सशस्त्र क्रांति में विश्वास रखने वाले भी थे, अहिंसावादी भी थे, सब तरह के लोगों का कॉमन प्लेटफॉर्म था। और इसके कारण बहुत सारे संघ वाले कांग्रेस में थे विदर्भ में, और बहुत सारे कांग्रेस वाले संघ में भी थे। यहाँ तक कि हिंदू महासभा में भी लोग, हिंदू महासभा में भी थे, संघ में भी थे, कांग्रेस में भी थे। ऐसी कोई तटबंदी उस समय ऐसी नहीं थी। उस समय का केवल एक उदाहरण बताता हूँ। 37 के बाद परिस्थिति बदल गई। जवान लोगों को वो मालूम नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 34 के दिसंबर में वर्धा में जो शिविर हुआ, जिला शिविर, और वहाँ परम पूजनीय गांधी जी ने विजिट दी, उसका विवरण सब लोगों ने पढ़ा है। लेकिन दूसरी एक घटना लोगों को मालूम नहीं। उस शिविर का उद्घाटन सर मोरोपंत जोशी ने किया। अब वो शिविर था, वो गांधी जी के आश्रम के एकदम सामने जमनालाल बजाज जी, जो ट्रेजरर थे कांग्रेस के, उन्होंने दी हुई जमीन थी, वहाँ ये हमारा शिविर था। सामान वगैरह भी उन्होंने दिया था। उद्घाटन के समय जमनालाल जी वर्धा में नहीं थे, इसलिए जानकी देवी बजाज, उनकी पत्नी, वहाँ आई थी, तो उनको भी मंच पर बिठाया था। भाषण वगैरह होने के बाद जब मंच पर से लोग उतरे तो जानकी देवी ने कहा कि अप्पा जी, हम आपकी और कुछ सहायता कर सकते हैं क्या? अप्पा जी ने कहा सारी सहायता तो आपने ही की है, ज़मीन भी आपकी है, आपने सामान दिया है। नहीं, बोले और भी यदि कुछ सहायता होगी तो निसंकोच बताइए। तो अप्पा जी जरा रुक गए। तो इन्होंने कहा कि आप संकोच मत कीजिए। बोले नहीं, मैं विचार कर रहा हूँ कि एक बात मन में थी, वो कहूँ या न कहूँ, कहना उचित होगा या नहीं होगा। बोले क्या बात है, बताइए। बोले ऐसा है कि कल हमारे डॉक्टर हेडगेवार जी आने वाले हैं, उनको मिलने के लिए लोग आएंगे। अब हमारे यहाँ बैरक्स है, किंतु लोगों से मिलने के लिए अलग व्यवस्था ऐसी हमारे यहाँ नहीं है। आपके गांधी जी के आश्रम में गांधी जी से मिलने के लिए जो लोग आते हैं
उनके लिए अलग तंबू है, तंबू में आकर गांधी जी सबके साथ मिलते हैं। वो तंबू यदि हमको 2 दिन के लिए मिला तो ज़रा सुविधा होगी। अच्छा बोले, मैं पूछ के बताती हूँ। शाम को गांधी जी ने अनुमति देने के कारण, गांधी जी ने कहा कि भाई 2 दिन की बात है, हम हॉल में बैठेंगे, उसमें कितनी तकलीफ होगी। तो गांधी जी ने अनुमति देने के कारण जानकी देवी बजाज का आदमी तंबू लेकर आया डॉक्टर हेडगेवार जी के लिए। इस तरह की एक छोटी सी घटना है। उसमें का वायुमंडल अलग था, और इसलिए जिन्होंने स्वातंत्र्य के लिए काम किया वो सब कांग्रेस का झंडा हाथ में लेकर ही काम करते थे। यहाँ तक कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होने के पश्चात भी 1931 में जो जंगल सत्याग्रह डॉक्टर जी ने और वो अपने साथियों ने किया, वो भी झंडा कांग्रेस का ही उनके हाथ में था। तो उस समय की जो परिस्थिति है कि सभी लोग कांग्रेस के ही थे। 37 के बाद कांग्रेस पार्टी बन गई। पार्टी बनने के कारण फिर उसमें से KMPP के लोग अलग निकल गए, सोशलिस्ट लोग अलग निकल गए, फॉरवर्ड ब्लॉक सोशल नेताजी सुभाष चंद्र के अलग निकल गए, वैसे हिंदू सभा वाले अलग निकल गए, कांग्रेस वालों को भी प्रवेश बंदी हो गई। ये सारा 37 के बाद पार्टी बनने के बाद है। उसके पूर्व का वायुमंडल बहुत भिन्न था, और इसलिए यह जो आक्षेप होता है कि संघ वालों ने क्या किया, इसमें कोई दम नहीं है, ये थोड़ा आप ध्यान में रखिए। अब सुबह जो दोनों भाषण हुए उनमें आपको कुछ पूर्व इतिहास का पता चला। मैंने सुना है कि और भी पूर्व इतिहास के बारे में और भी कल भी सुबह भाषण होने वाला है, किंतु कुछ पता चला है। उस विषय को इस समय मैं हाथ नहीं लगाना चाहता। कल के लिए जो विषय मुझे दिया था उसी को मैं आज लेना चाहता हूँ, वह यानी संगठन। अब संगठन के विषय में संघ में तो वही सिखाया जाता है। संघ का उद्देश्य ही है कि हिंदू समाज का संगठन। पहले कहावत चलती थी, ऑर्गेनाइजेशन इज अवर बिगिनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन अवर एंड। माने संपूर्ण समाज का संगठन यही हमारा कार्य है, प्रारंभ ही वही से आखिर तक यही करेंगे। यह कहा गया था कि परिकल्पना के दृष्टि से, कंसेप्चुअली, संघ और समाज समव्याप्त है। मनोविज्ञान के दृष्टि से संघ संपूर्ण हिंदू समाज के साथ एकात्म है। इस तरह की यह भावना थी। तो इसके कारण यद्यपि संघ का काम धीरे धीरे बढ़ा, एकदम वनवासियों तक तो पहुंचा नहीं, तो भी धारणा यही थी कि संपूर्ण हिंदू समाज यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अब इस अवस्था में संघ ने यह भी सोचा था कि अपना ध्येय क्या है। परम पूजनीय डॉक्टर जी की बायफोकल दृष्टि थी। बायफोकल का मतलब समझ लीजिए कि जैसे कोई चश्मा होता है, चश्मे के नीचे से आप पढ़ सकते हैं, माने नज़दीक का देख सकते हैं, चश्मे के ऊपर से आप दूर का देख सकते हैं। तो वैसे उनकी बायफोकल विजन थी। चश्मे के नीचे से वो देखते थे तात्कालिक लक्ष्य, चश्मे के ऊपर से देखते थे अंतिम लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य के नाते बहुत गहन चिंतन करते उन्होंने तय किया कि हिंदू राष्ट्र का स्वातंत्र्य यह तात्कालिक लक्ष्य, और अंतिम लक्ष्य के नाते हिंदू राष्ट्र का परम वैभव यह अंतिम लक्ष्य। और जो तात्कालिक लक्ष्य था वह याची देही याची डोळा, यानी जल्दी से जल्दी यह प्राप्त होना चाहिए। और उसके लिए साधन क्या होगा? तो स्वातंत्र्य प्राप्ति के लिए साधन राजनीतिक दल, और उस समय कांग्रेस ही प्रमुख राजनीतिक दल के नाते थी। और महासभा केवल मुस्लिम तोषण नीति के लिए करेक्टिव इस नाते महासभा का काम था, लेकिन
स्वातंत्र्य युद्ध के लिए प्रमुख कांग्रेस ही थी, तो स्वातंत्र्य युद्ध के लिए कांग्रेस यह साधन, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा संघ का काम अंतिम लक्ष्य प्राप्ति का होगा वो नहीं मानते थे। पॉलिटिकल पार्टी उसके लिए पर्याप्त नहीं, तो कोई ना कोई अन्य साधन की आवश्यकता है। और इसका विचार कितना था उनका, ऐसा नहीं हुआ संघ का निर्माण कि कोई खबर सुन ली, कई समाचार पढ़ लिया कि दंगा हुआ, एकदम आवेश में आकर, ऐसा नहीं हुआ। वो जन्मजात देशभक्त थे। समकालीन सभी आंदोलनों में, कार्यों में उन्होंने स्वयं हिस्सा लिया था। देशी विदेशी विचारधाराओं के साथ उनका परिचय था। और इतना होते हुए भी सालों तक गहन मूलगामी दूरगामी चिंतन उनका चल रहा था। डॉक्टर जी के मृत्यु के पश्चात क्रांतिकारी अनुशीलन समिति के एक ज्येष्ठ नेता त्रैलोक्यनाथ चक्रवर्ती महाराज, इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि डॉक्टर जी ने 1925 विजयादशमी पर स्थापना की संघ की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, उन्होंने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके कई वर्ष पूर्व से चिंतन उनका चल रहा था, इस ढंग का कुछ न कुछ काम करना चाहिए। इसलिए क्रांति कार्य के लिए डॉक्टर जी जब बंगाल में थे तो मेरे पास आते थे, मुझे कहते थे कि महाराज जी, हम सब लोग विभिन्न मार्गों से स्वराज्य के लिए काम कर रहे हैं, यह तो बिल्कुल ठीक है। कोई भी स्वाभिमानी राष्ट्र यह पसंद नहीं करेगा कि दूसरे राष्ट्र के गुलामी में वह रहे, तो स्वराज्य के लिए हम कोशिश करते हैं, यह तो ठीक है। लेकिन अन्य सारे राजनैतिक नेता जो कहते हैं कि एक बार यदि स्वराज्य का लड्डू हाथ में आ गया तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी होगी, मानो स्वराज्य यानी अलादीन का दिया है। अलादीन के दिए के बारे में कहते हैं कि जिसके हाथ में अलादीन का दिया आता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी होती है। तो ये अलादीन का दिया है स्वराज्य, यानी हमारे हाथ में राज्य आ जाएगा तो हमारी सारी समस्याएं सुलझ जाएगी, ऐसा जो माना जाता है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हिंदुस्तान का हर एक नागरिक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नहीं होता और ऐसे राष्ट्रभक्त नागरिकों का, जिनका राष्ट्रीय चेतना का स्तर ऊंचा है, ऐसे नागरिकों का संगठन जब तक नहीं होता तब तक राष्ट्र के भविष्य की कोई आशा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। यह विचार 1916 में मेरे पास प्रकट किए थे, तो स्पष्ट है कि उसके पहले से चिंतन की प्रक्रिया चल रही थी। तो बहुत चिंतन, माने जन्मजात देशभक्ति, समकालीन सभी आंदोलनों का प्रत्यक्ष अनुभव, देशी विदेशी विचारधाराओं का सम्यक परिचय और मूलगामी दूरगामी गहन ऐसा चिंतन, इसके फलस्वरूप संघ का निर्माण हुआ। और उस समय जैसा मैंने कहा कि तात्कालिक और अंतिम लक्ष्य तय हुआ। जिस समय संघ का प्रारंभ हुआ उस समय नागपुर के लोग भी नहीं जानते थे कि किसी महान वट वृक्ष का बीजारोपण यहाँ हुआ है। आजकल तो ऐसा होता है कि कोई 10 लोग भी इकट्ठा आते हैं, कमरे में बैठ जाते हैं, ऑल इंडिया पार्टी की स्थापना करते हैं, उसका घोषणा पत्र तैयार करते हैं, ऑल इंडिया बॉडी बना लेते हैं, समाचार पत्र में दे देते हैं कि हम देश में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं, दुनिया में क्या परिवर्तन लाने वाले हैं। ये आज की पद्धति है, किंतु डॉक्टर जी की पद्धति दूसरी थी और बहुत विचारपूर्वक उन्होंने नई पद्धति का विचार किया। और उसमें नागपुर के लोग भी नहीं जानते थे कि यहाँ वट वृक्ष का निर्माण हुआ है। हिंदुस्तान की कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण 18 अक्टूबर 1920 को रूस के ताशकंद शहर में हुआ। माने संघ से कम्युनिस्ट पार्टी 5 साल ज्येष्ठ है, सीनियर है। और जिस समय संघ का निर्माण हुआ कोई जानता भी नहीं था, ऐसे समय 3 महीने के अंदर कानपुर में दिसंबर के अंत में कम्युनिस्ट पार्टी की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें 7 राज्यों से 500 प्रतिनिधि आए थे। और उस समय नागपुर में केवल कुछ तरुण बाल ये कबड्डी, डंडे खड़गशूल ये खेल रहे थे। गली के लोगों को भी पता नहीं था कि किसी महान कार्य का
यहाँ प्रारंभ हुआ है। बाद में धीरे धीरे काम बढ़ा। लोग पूछने लगे कि भाई आपने ध्येय तो बहुत बड़ा रखा है, राष्ट्र का परम वैभव, किंतु आपके जो साधन दिखते हैं वो तो बहुत तुच्छ दिखते हैं, उपेक्षणीय दिखते हैं। इन साधनों से आप कैसे ये बड़ा ध्येय सिद्ध करेंगे? मुझे स्मरण होता है कि 1945 के फरवरी में परम पूजनीय गुरु जी कलकत्ता में आए थे। कुछ लोगों को चाय पान के लिए उनके साथ बुलाया था। उसमें एक डॉक्टर महोदय भी थे, बूढ़े थे। मैंने जानबूझकर फरवरी 45 का उल्लेख किया तो डॉक्टर महोदय ने प्रश्न किया, कहा कि मैं अपने मकान में खिड़की के पास खड़ा होकर आपकी शाखा का काम देखता हूँ, बहुत अच्छा है, अनुशासन है, बहुत अच्छा काम है, लेकिन एक विचार मन में आता है कि आपने जो ध्येय रखा है परम वैभवम, वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे? ये तो तुच्छ साधन है। इतने तुच्छ साधनों के द्वारा इतना बड़ा ध्येय कैसे प्राप्त होगा? तो गुरुजी ने हंसकर पूछा कि डॉक्टर साहब, वो एलोपैथी के डॉक्टर थे, इस समय आपके एलोपैथी का मास्टर ड्रग क्या है? मास्टर ड्रग माने सबसे बड़ा ड्रग। तो उन्होंने कहा कि पेनिसिलिन। अरे पेनिसिलिन कैसा बनता है? अब आप देखिए, पेनिसिलिन ये ऐसे अनाज से बनता है जो अनाज बासा है, दुर्गंधी देता है, जिसको हम अपने रसोई घर में रखना भी पसंद नहीं करते, फेंक देना चाहते हैं। ऐसे अनाज से पेनिसिलिन बनता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया। तो गुरुजी ने कहा कि डज इट नॉट मीन दैट इवन द वर्स्ट थिंग कैन यील्ड द बेस्ट रिजल्ट्स एट द हैंड्स ऑफ द एक्सपर्ट्स? क्या इसका यह मतलब नहीं है कि खराब से खराब चीज़ भी अच्छे से अच्छे परिणाम दे सकती है यदि वह चीज़ एक्सपर्ट्स के हाथ में, विशेषज्ञ लोगों के हाथ में आई तो? बोले हाँ, ये तो बात ठीक है। तुरंत गुरुजी ने एक वाक्य जोड़ दिया, एंड हियर वी आर द एक्सपर्ट्स इन द साइंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम यहाँ बैठे हैं जो संगठन शास्त्र के विशेषज्ञ हैं। मतलब था कि तुच्छ वस्तु से भी अच्छे से अच्छे परिणाम कैसे निकालना, ये बात थी। प्रश्न आते थे, अरे भाई ये कैसे होगा, क्या होगा? लेकिन डॉक्टर जी के मन में पूरा विचार था, अंत तक का सारा विचार उनके मन में था। कहते थे काम करो, दक्ष आरम्भ करो। धीरे धीरे जैसे शक्ति बढ़ते गई तो गुरुजी ने भाषा थोड़ी बदल दी। गुरुजी ने कहा ऐसा कि हम केवल दक्ष आरम्भ ही करेंगे, लेकिन हम संघ का काम इतना बढ़ाएंगे कि हिंदुस्तान में कोई भी काम बगैर संघ के आशीर्वाद के हो ही नहीं सकता, ऐसी परिस्थिति हम निर्माण करेंगे। धीरे धीरे और भी काम बढ़ा। तो फिर ऐसा दिखा कि समाचार पत्र कुछ निकले हैं, कहीं युवा धर्म है, कहीं तरुण भारत है, कहीं मदरलैंड है, ऐसे समाचार पत्र कुछ निकले हैं। धीरे धीरे संस्थाएं निकली। प्रारंभ से यह योजना थी कि संघ ने केवल संगठन करना, संपर्क, उसके माध्यम से संस्कार, उसके माध्यम से स्वयंसेवक, उनका संगठन, और संगठन छोड़कर संघ ने और कुछ काम न करना पहले से तय था। क्योंकि यही इतना कठिन काम है, जिनको कल्पना ही नहीं कितना कठिन काम है वो समझ नहीं सकेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एक एक स्वयंसेवक को तैयार करने में कितनी मेहनत पड़ती है। तो संघ ने केवल संगठन करना, लेकिन संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने इच्छा, प्रकृति, प्रवृत्ति के अनुसार राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। वहाँ उपयुक्त कार्यों की रचना, उपयुक्त विचारों का विकास करेंगे। माने इस तरह से संघ ने स्वयंसेवकों का निर्माण करना, स्वयंसेवकों ने विभिन्न कार्यों का निर्माण करना, इस तरह का डिवीजन ऑफ लेबर, इस तरह का श्रम विभाजन, ये डॉक्टर जी ने 1925 के पहले से ही यह सारा सोचा था, बोला नहीं था। धीरे धीरे वो प्रकट होते गए। अब जैसे जैसे काम बढ़ा,
विभिन्न संस्थाएं निर्माण होने लगी। 9 जुलाई 1949 को विद्यार्थी परिषद, 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ, 23 जुलाई 55 को भारतीय मजदूर संघ, अलग अलग संस्थाएं निर्माण होने लगी। तो फिर लोगों को लगा ये क्या है, संघ सब कुछ कर रहा। गुरुजी ने कहा संघ नहीं कर रहा, संघ अपने ही स्थान पर है, किंतु जैसे जैसे उसका प्रभाव, उसकी ताकत बढ़ती है तो बढ़ते हुए प्रभाव का परिचायक सब प्रकाश फैलेगा। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा अपने स्थान पर है, लेकिन जहाँ प्रतिपदा के दिन बड़े मुश्किल से चंद्र का कला दिखती है, कला बढ़ते 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 जब पूर्णिमा आती है तो चारों ओर बढ़ते हुए प्रभाव का परिचय, उसका प्रकाश चारों ओर आता है। वो आपके बगीचे में आता है, हमारे बेडरूम में आता है, चारों ओर आता है। इसका मतलब ये नहीं कि चंद्रमा अपना स्थान छोड़कर आपके बगीचे में आया है, हमारे बेडरूम में आया है। चंद्रमा अपने स्थान पर है, किंतु बढ़ते हुए प्रभाव का परिचय एक दृश्य सब ओर दिखाई देता है। तो ये दिखना स्वाभाविक है। धीरे धीरे ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा। किंतु ध्यान में रखने लायक बात यह है कि 1925 के पहले से ही डॉक्टर जी के मन में यह था कि संघ कुछ नहीं करेगा, केवल संगठन करेगा, लेकिन संघ से प्रेरणा और संस्कार प्राप्त किए हुए स्वयंसेवक राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, वहाँ उपयुक्त कार्यों की रचना और विचारों का विकास करेंगे और इस तरह से राष्ट्र का पुनर्निर्माण होगा। यह बात पहले से ही डॉक्टर जी के मन में थी। अब ये ठीक है कि टाइम टेबल नहीं कि किस समय कौन सी संस्था निर्माण होगी, ऐसा नहीं, कि तो सभी क्षेत्रों का यह विचार था। वनवासी क्षेत्र का भी अवश्य विचार था। उसी समय जो आपको सुबह सप्रे जी ने बताया, उस तरह से कुछ घटनाएं हुई और माननीय बाला साहब देशपांडे ये जशपुर में पहुंच गए कार्य के लिए, वनवासी क्षेत्र के कार्य के लिए, और वहाँ पहले वकालत शुरू की, बाद में उन्होंने एक कार्य शुरू किया। और मुझे स्मरण होता है कि मैं उस समय उन्होंने बुलाया था, मैं गया भी था। जशपुर के महाराजा साहब बहुत ही आदर के साथ बाला साहब की तरफ देखते थे, हर तरह की सहायता करते थे। छोटा सा उन्होंने स्कूल शुरू किया था, उसमें 8-10 उराव जाति के विद्यार्थी थे, कोई ज़्यादा बड़ा काम नहीं था। तो इस तरह से काम का प्रारंभ हुआ। अब बहुत दिन तक एक तो जशपुर यह मिशनरियों का केंद्र था, वहीं बाला साहब ने काम का प्रारंभ किया और इसके कारण मिशनरियों का रोष बाला साहब पर था। उसके कारण उनको कई कठिनाइयों का भी मुकाबला करना पड़ा। यह उनके जीवन के इतिहास में आएगा। इमरजेंसी आई। अब उस समय एक बात जो गुरुजी ने कही थी वो कितनी ठीक थी, इसका अनुभव आया। गुरुजी ने कहा था कि भाई वनवासी कल्याण आश्रम इस नाम से संस्था तो शुरू करो, लेकिन किसी भी राजनैतिक दल से संलग्न इसको मत रखो और राजाश्रय पर मत चलाइए। इमरजेंसी के समय इसका अनुभव आया कि किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबद्ध न होने के कारण क्या लाभ हुआ, और राजाश्रय पर नहीं चलता, इसलिए कल्याण आश्रम कैसा कई संकटों में से बच गया। इसका अनुभव इमरजेंसी के समय ऐसा आया था। इमरजेंसी खत्म होने के बाद उस समय सरसंघ चालक परम पूजनीय बाला साहब देवरस थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि अब ये जो जशपुर क्षेत्र यहाँ तक सीमित काम है, इसको ऑल इंडिया स्वरूप दिया जाए। तो ऑल इंडिया स्वरूप देने का सोचा गया। संगठन मंत्री के नाते माननीय रामभाऊ गोडबोले दिए गए। उन्होंने सारा दौरा करके ये सारा काम शुरू किया। अखिल भारतीय स्वरूप आपातकाल के पश्चात, इमरजेंसी के पश्चात
वनवासी कल्याणाश्रम को प्राप्त हुआ। और उसके पश्चात थोड़ा काम जमने के बाद दिल्ली में एक वर्ग हुआ जिसमें वनवासी और वनवासी में काम करने वाले अन्य लोग, महिलाएं भी उसमें थी, ऐसा वर्ग हुआ। और इस वर्ग में नागालैंड के एक कांग्रेस के एमएलए, उनको भी बुलाया गया। उन्होंने सबको देखा, सबके साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम भी ईसाई मशीनरी का विरोध कर रहे हैं, हमने एंटी क्रिश्चियन फ्रंट बनाया है, तो हम आपसे मिलने वाले नहीं हैं, लेकिन आप अपने ढंग से काम कीजिए, हम हमारे ढंग से काम करेंगे। ऐसी बात उस समय उन्होंने की। बाद में वो श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने गए। बताया कि नागालैंड में ईसाइयों का यह उपद्रव है और हम ईसाइयों के खिलाफ काम कर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि यह बहुत अच्छा काम है, ईसाइयों का आगे बढ़ना रोकना आवश्यक है और इस दृष्टि से इस काम में आप आगे बढ़ो। ये जब इंदिरा गांधी ने कहा तब उनको लगा कि इस काम के साथ ज़्यादा मेल जोल रखना अच्छा होगा, ऐसा वो सोचने लगे। ये बहुत लोगों को कल्पना करना भी कठिन है कि इंदिरा गांधी ने इस तरह की भूमिका ली होगी, लेकिन उनके मन में यह था, बोलती नहीं थी लेकिन मन में यह था। यह उस समय के जो लोग थे कल्याणाश्रम के, वो सब लोग जानते हैं। तो यह काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अब एक नया संगठन, संघ की योजना तो ठीक है कि संघ केवल संगठन करेगा, संघ के स्वयंसेवक कार्यों का निर्माण करेंगे, लेकिन विविध कार्यों का निर्माण करते समय कुछ दक्षता, सावधानी रखने की आवश्यकता है कि नहीं, वो भी पहले से बताएगी। माने प्रत्यक्ष में विविध संस्थाओं का निर्माण बाद में हुआ, लेकिन पहले से सोची गई कि कुछ परहेज रखना आवश्यक होगा, वरना विभिन्न क्षेत्रों में कुछ गड़बड़ियां पैदा होगी, वैसी न हो इसलिए कुछ परहेज बताई गई। त्रिविध पथ्य बताए गए। संघ के स्वयंसेवक किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, संघ का हमारे स्वयंसेवकों पर पूरा विश्वास है, वो ठीक ढंग से ही काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो भी मनुष्य स्वभाव है, तो 3 तरह की पथ्य बताई गई। नंबर 1, हम जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों सिद्धांतों के प्रकाश में ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी बात बड़ी लोकप्रिय हो गई तो बस लोकप्रिय बात को उठा लिया, लोकप्रिय हो गए, ऐसा नहीं। तो संघ के सिद्धांत, संघ के आदर्श, इनके प्रकाश में ही काम होना चाहिए। यह एक बात। दूसरी बात कि संघ ने हमें कुछ रीति, नीति, पद्धति, वायुमंडल और जीवन मूल्य सिखाए हैं। रीति, नीति, पद्धति, जीवन मूल्य और वायुमंडल संघ ने हमको सिखाए हैं। ये जो संघ ने सिखाए हैं, जिस क्षेत्र में हम जाते हैं उस क्षेत्र में इसी की प्रतिष्ठापना करनी है। ऐसा नहीं कि जरा तात्कालिक लोकप्रियता के लिए या हमने जाते ही और बड़ा नेत्र दीपक यश प्राप्त किया, ऐसा दिखाने के लिए, और जो गंदे मार्ग लेकर बाकी लोग काम कर रहे उन गंदे मार्गों से ही और हमने यश प्राप्त करना। गुरुजी कहते थे कि तुम वहाँ क्यों जाते हो, पहले से काम करने वाले लोग हैं, वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे इसलिए तो तुम जा रहे, और तुरंत यश प्राप्त हुआ यह इंप्रेशन जमाने के लिए आप यदि उनके गंदे मार्गों से ही यश प्राप्त करेंगे तो तुम्हारे जाने की आवश्यकता क्या है, उनको ही अपना काम करने दीजिए। मूल्य जो संघ ने दिए हैं उनकी ही प्रतिष्ठापना वहाँ करना है। दूसरी और तीसरी महत्व की बात कही जो प्रायः सब लोग भूल जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। भाजपा में पहली गड़बड़ गुजरात में हुई थी। शंकर सिंह वाघेला का प्रकरण हुआ था, आपके सबके ध्यान में।
और समाचार पत्रों में दिया था कि शंकर सिंह वाघेला यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कारी स्वयंसेवक है और इसने यह घपला किया है। मैं उसके बाद अहमदाबाद गया था। संघ कार्यालय में अपने ही 14-15 लोग, केवल संघ के, उसमें भाजपा का कोई नहीं, बाहर का कोई नहीं। उनने कहा भी हम आपके साथ बात करना चाहते हैं। मैं बताइए। बोले ऐसा है कि भाजपा में क्या होता है नहीं होता है इससे हमें लेना देना नहीं है, लेकिन लोग हमको प्रश्न पूछते हैं उसका हम जवाब नहीं दे सकते। मैं कहा क्या प्रश्न है? बोले लोग प्रश्न पूछते हैं कि शंकर सिंह वाघेला यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्कारित स्वयंसेवक था, वो संस्कारित होने के बावजूद ऐसी घपलेबाजी क्यों की? हमने कहा कि आप पुराने स्वयंसेवक होने के बावजूद उत्तर क्यों नहीं दे सकते? बोले नहीं, इसका कोई जवाब ही नहीं है। हमने कहा इसका मतलब है कि जो त्रिविध पथ्य बताए गए थे आप भूल गए। उसने कहा हाँ हमने सुना था लेकिन अब हमारे ध्यान में नहीं, हमने भी त्रिविध पथ्य बताए। पहले 2 पथ्य बताए और फिर तीसरा पथ्य बताया। गुरु जी ऐसा कहते थे कि मनुष्य का मन पीतल के बर्तन के समान है। पीतल का बर्तन है, आप उसको घिस घिस कर चकाचक कीजिए, आप अपना मुंह इसमें देख सकते हैं। अब आपने 40 साल तक लगातार घिसने का काम किया, पीतल के बर्तन को लगातार चकाचक किया 40 साल तक, और फिर एक दिन सोचा कि भाई 40 साल तक हम इसको घिसते आए, आप 1 आध महीना नहीं घिसा तो क्या फ़र्क पड़ता है? इसलिए आपने उसको अलमीरा में रखा कि 1 महीने के बाद निकालेंगे। क्या 1